हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर सेल, और चैप्टर सेल में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 13। बच्चों, कल का मेरा वीडियो जो था उसमें मैंने पार्ट 12 लिखना था, गलती से पार्ट 14 लिख गया था, बाय मिस्टेक था वो। तो बच्चों, आज का हमारा पार्ट है 13 और आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंसेस। मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट तो हमारा पूरा क्लियर हो गया था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपकी बुक में नहीं है, जितना है वो दोनों के डिफरेंसेस जब हम देखेंगे एक्टिव और पैसिव के डिफरेंसेस, तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बच्चों, मैंने आपको जैसा कि कहा है कि जब भी आप स्टडी करें तो बुक को अपने सामने ओपन करके रखें। तो ये चीज़ें जो मैटर आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये आपके बुक में पेज नंबर 86 पर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। नंबर 1, फर्स्ट अगर हम इसका डिफरेंसेस देखते हैं तो कह रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ रैपिड प्रोसेस। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हम एनर्जी लॉस करके, है ना, एनर्जी खर्च करके वो ट्रांसपोर्टेशन हम करवा रहे हैं, किसी चीज को यहाँ से वहां तक भेज रहे हैं एनर्जी को खर्च करके। तो इस वजह से ये ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रैपिड होता है, फास्ट होता है। हमको कोई गाड़ी चलानी है, अगर हम उसको मतलब अपना फ्यूल ऑन करके, मोटर ऑन करके, गाड़ी को स्टार्ट करके अगर हम लेके चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चूंकि एनर्जी लॉस करके और उसको धक्का दिया जाता है कि नहीं चलना है तुमको, है ना, ट्रांसपोर्ट यहाँ से चीज़ों को वहाँ भेजा जाता है, तो इस वजह से ये ट्रांसपोर्ट रैपिड होता है। और उसके कंपेरिजन में पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि ये क्या होता है, फास्ट होता है और ये स्लो होता है। लिखने की कोई जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सारी चीजें आपके बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों, इट टेक प्लेस इन ओनली अ वन डायरेक्शन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो केवल एक डायरेक्शनल, एक वन वे होता है ना, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम उसको भेजना चाहते हैं। ठीक है, मैटर है, मटेरियल है, उसको हम यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। आखिर एनर्जी लॉस हो रहा है तो हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में तो भेजेंगे नहीं। तो किसी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को हमको एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जहां भेजना है सिर्फ हम उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। यानी कि ये जो होता है केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। हमको यहां से यहां भेजना है मैटर को, तो इधर से हम एनर्जी लगा करके, खर्च करके और यहां भेजेंगे। ठीक है ना, तो वन डायरेक्शनल होता है। जबकि पैसिव मैंने आपको बताया था कि इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है। पैसिव में ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया। तो ये प्रोसेस क्या होता है हमारा, ये दोनों डायरेक्शन में होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है ये फॉर्मूला, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में गया। अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, अब अगर यहाँ लो है और यहाँ हाई है, तो इसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि ये दोनों ही डायरेक्शन में, पैसिव में दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होता है, जबकि एक्टिव में एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अगला आपका है इट रिक्वायर एनर्जी ऑफ एटीपी। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया कि एनर्जी लॉस करके चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजी जाती हैं। यानी कि थर्ड प्रोसेस हो जाएगा हमारा कि इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, और पैसिव जो होता है उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती। जो एनर्जी हम यूज करते हैं वो एनर्जी हमारा एटीपी के फॉर्म में होता है। एटीपी क्या होता है बच्चों, एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे एनर्जी की जरूरत है, तो मेरे अंदर जो एनर्जी है ना वो एटीपी के फॉर्म में रखा हुआ है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी के फॉर्म में ये बॉडी एनर्जी को यूज करके मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट है इट कैन मूव मटेरियल्स थ्रू अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कह रहा है कि इस प्रोसेस में क्या होता है एक्टिव में कि मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होता है हमारा सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, उस सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से मटेरियल को, सब्सटेंस को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में भेजा जाता है विदाउट फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का रूल कहता है कि कोई चीज अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। ठीक है, सपोज करते हैं कि यहाँ बहुत सारे सोडियम आयन हैं, है ना, Na+, यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे हैं जितने वो थोड़े कम है। ठीक है, और इसके अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर Na+ आयन यानी कि सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। यहाँ पर देखिए, अब अगर हम एक एग्जाम्पल देखें कि यहाँ पर Na+ जो है
Na+ की संख्या यहाँ पर कितनी है 6 Na+ है, और यहाँ पर Na+ कितने हैं 2 ही Na+ है। अब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें, जो रूल होता है कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सोडियम यहाँ से बाहर की तरफ आना चाहिए। लेकिन बॉडी कहती है कि जितने भी सोडियम बाहर जो भी पड़े हुए हैं उसके भी हमको जरूरत है ना, ये कीमती चीजें इसको अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाले रूल को फॉलो नहीं किया जाएगा, उसके अगेंस्ट काम करना है। अगेंस्ट यानी कि उसके अपोजिट में हमको काम करना है। यानी कि कह सकते हैं कि गंगा इधर को बह रही थी, ठीक है ना, जिधर बह रही थी उधर ही बहने देते तो कोई एनर्जी लॉस करने की जरूरत नहीं है, हमको गंगा को उल्टा बहाना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का रूल कहता है कि ये इधर से इधर आएगा, लेकिन हमको इधर से इधर भेजना है। जब हमको इधर से इधर सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, एटीपी की एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के रूल को फॉलो नहीं करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके अपोजिट में काम करता है, जबकि पैसिव इसको फॉलो करता है। पैसिव में हमेशा यही होगा, ऑलवेज यही होगा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरियर प्रोटीन आर रिक्वायर्ड। इसमें जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ये जो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है ना, इस सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन में कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को कैरी करते हैं। जैसे सोडियम को इसने कैरी किया और कैरी करके इसको इधर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है। तो इसमें कैरियर प्रोटीन की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन्स जो कि इसी मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, उनकी मदद ली जाती है। जबकि हम अगर पैसिव की बात करें तो इट अकर्स विदाउट कैरियर प्रोटीन, वहां पर कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है इट ब्रिंग अबाउट सेलेक्टिव अपटेक ऑफ मटेरियल। इसमें क्या होता है, कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को इधर से उधर, क्योंकि सब पे एनर्जी खर्च नहीं किया जा सकता ना। एटीपी की एनर्जी हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, बहुत मुश्किल से हम एनर्जी जुटाते हैं, तो उसको हम इसी तरीके से लॉस नहीं करेंगे। बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट है जिसको भेजना जरूरी है, वहीं पर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इट अलाउज, पैसिव की बात करें, इट अलाउज ऑल ट्रांसमिशन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज है ना, जो कि ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, इधर से इधर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वो बिना एनर्जी लॉस के, ठीक है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने आप ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है इट इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड प्रेशर। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये इस पर इफेक्ट पड़ता है, ऑक्सीजन लेवल का इफेक्ट पड़ता है और साथ में प्रेशर का इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है। जबकि पैसिव जो होता है, इसमें ऑक्सीजन से कोई लेना देना है नहीं, तो इसमें ऑक्सीजन का या प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली ये काम तो अपने आप ही होता रहता है। तो ये आपने एक्टिव और पैसिव में जो डिफरेंस देखा है, इसके बेस पर हम एक्टिव के बारे में बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको सिर्फ पूछता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो ये सारी लाइन, इधर वाली लाइन केवल आपको लिख देना है कि ये एक रैपिड प्रोसेस होता है, फास्ट होता है, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, इसमें बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है, यानी कि एटीपी की एनर्जी को खर्च करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें कैरियर प्रोटीन भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के इसको भेजा जाता है, जिसमें कि कैरियर प्रोटीन होते हैं, तो कैरियर प्रोटीन भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें जो है ऑक्सीजन और इसमें कोई कीमती, कोई जो थोड़े बहुत जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो माइक्रो होते हैं, उनको ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा इधर से इधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को इधर से इधर भेजा जाता है एटीपी की एनर्जी को लॉस करके। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें ऑक्सीजन और प्रेशर, है ना, ऑक्सीजन कितना है, प्रेशर कितना है, उन दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें अगर हम लिख देते हैं इधर वाली लाइन, तो ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में इतनी जानकारी है ये, ठीक है। और यही चीज़ आपके बुक में यहाँ पर दिया गया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो बच्चों, ये हमारे डिफरेंसेस हो गए। अब हम देखेंगे एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस बच्चों, सॉरी, एंडोऑस्मोसिस नहीं दिया हुआ, इसमें वर्ड दिया हुआ एंडोसाइटोसिस, क्योंकि केवल ये साइटोप्लाज्म के लिए बताया, केवल ये सेल के लिए बताया गया है। तो इसमें है ये एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। देखिए,
अभी हमने पढ़ा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किन चीज़ों को उधर से उधर भेजा जाता है। दो वर्ड आते हैं बच्चों, देखिए, एक होता है हमारा माइक्रो और एक वर्ड होता है मैक्रो। ठीक है, कहीं भी यदि मैक्रो वर्ड आ रहा है तो मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, ठीक है ना। मैक्रो वर्ड बड़ी चीज़ों के लिए बताया जाता है और माइक्रो मतलब होता है छोटा। कहते हैं ना माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप मतलब बहुत छोटी चीज़ें जो है उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि बहुत छोटे आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, उनको अगर इधर से इधर भेजना है, ट्रांसपोर्ट उनका ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आसानी से उनका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई चीज़ें अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको हमको अगर सेल के अंदर भेजना है, ठीक है, लेना भी है उधर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है तो वो तो ऑस्मोसिस में हो जाता है। मैक्रो मॉलिक्यूल से अधिक अमाउंट में है, जैसे क्या, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गए, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बड़े हैं और उधर कम है सेल के अंदर। देखिए बात क्या है, ऑस्मोसिस हम क्यों यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये रहा सेल, तो सेल के बाहर में थोड़े बहुत ही है, सेल के अंदर भले वो ज़्यादा है, प्रोटीन यहाँ पे सेल के अंदर ज़्यादा है, लेकिन बाहर में प्रोटीन कम है, सेल के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है। फिर भी हमको बाहर में जो प्रोटीन है ना उसको भी हमको सेल के अंदर लेना है, क्योंकि ये कीमती है, इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, यानी कि बड़ा है, उतने बड़े को हम एनर्जी लॉस करके अंदर नहीं भेज सकते, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। कारण ये भी है कि इसमें जो पोर्स होते हैं, सेल के अंदर जो पोर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो उनसे होकर के भी वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं जा सकते। तो इसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो होता है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एंडोसाइटोसिस को बच्चों को डिवाइड किया गया है, पहले इसको 2 पार्ट में, 2 भागों में बांट करके हम इसको स्टडी करेंगे और एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखिए एंडोसाइटोसिस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला हो गया हमारा पिनोसाइटोसिस, और दूसरा हो गया हमारा फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है पीने के लिए, यानी कि अगर हम लिक्विड की बात करेंगे, है ना, ड्रिंकिंग की, इसको सेल ड्रिंकिंग भी बोला जाता है, सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, फैगोसाइटोसिस की बात करेंगे तो फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी बोला जाता है, सेल ईटिंग। ठीक है ना, सेल ड्रिंकिंग, पिनोसाइटोसिस, अगर कोई लिक्विड चीज है, ठीक है, उसको अगर सेल अपने अंदर ले रहा है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड है, उसको अपने अंदर ले रहा है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा पिनोसाइटोसिस। अगर कोई सेल है और सेल में मैक्रो मॉलिक्यूल्स को सेल अपने अंदर ले रहा है तो इसको हम बोलेंगे, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स है और वो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड नहीं है। यहाँ पर लिक्विड को लेगा सेल अपने अंदर, बड़ा लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इसमें बड़ा सॉलिड मॉलिक्यूल्स को अंदर लेगा, तो इसको हम बोलेंगे सेल ईटिंग के। सेल यहाँ पर खा रहा है और सेल यहाँ पर पी रहा है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल, जैसा कि हमने देखा है अमीबा में, मैक्सिमम ये अमीबा से दिया जाता है क्योंकि बहुत इजीली इस चीज को हम देख सकते हैं। ठीक है, अमीबा, आपको पता है कि अमीबा क्या होता है, कैसा भी शेप बना दो ये क्या बन जाएगा, अमीबा बन जाएगा। ठीक है, अब अमीबा के सामने यहाँ पर अगर फूड मटेरियल पड़ा हुआ है, बड़ा फूड मटेरियल है, अंदर सेल के डायरेक्टली नहीं आ पाएगा, इसको अब ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल अपने अंदर लेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सारे सेल्स में नहीं पाया जाता है, ये हमारे बॉडी में भी कुछ ही सेल्स होते हैं जो कि पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस करते हैं, सारे सेल्स ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, जहां जरूरत होती है, जिसकी बॉडी उस तरीके से वो चीजें अवेलेबल होती हैं, है ना, कि ये काम पड़ा है तो अब तुम आगे आओगे, ठीक है, दूसरा काम पड़ेगा तो ये सेल आगे आएगा। तो हमारे बॉडी में भी कुछ ही सेल होते हैं जिनमें ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस चलता है। अब ये अमीबा है, ये क्या करेगा, इसने देखा यहाँ पर कि ये फूड मटेरियल से इसको ये अंदर लेना चाहता है, कैसे लेगा, आप कई बार पढ़ चुके हैं। ये क्या करेगा, सबसे पहले अपना एक झूठा पैर, अपने बॉडी को इस तरीके से ये बनाना शुरू करेगा। अपनी बॉडी को ये कैसे भी बना सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से इसने इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है झूठा पैर, फॉल्स फुट, है ना। इसने झूठा पैर बनाना शुरू किया, पैरों को ये थोड़ा सा फिर धीरे धीरे और बड़ा करता जाएगा। ठीक है, इधर से भी इसने पैरों को थोड़ा सा और बढ़ाया, धीरे धीरे पैरों को ये थोड़ा और बढ़ाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हुए धीरे धीरे इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया, और अब आप देख रहे हैं कि जो फूड मटेरियल था वो इस सेल के अंदर कवर हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके से फूड मटेरियल को सेल के अंदर ले लेना, सीरोपोडिया बना करके धीरे 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 सेल जो होता है उन चीज़ों को जिनको अंदर लेना चाहता है उसको कवर कर लेता है। तो अगर लिक्विड को इस तरीके से ले रहा है तो ये पिनोसाइटोसिस, और अगर सॉलिड को ले रहा है तो फेगोसाइटोसिस। तो दोनों ही क्या है, ये एंडोसाइटोसिस की चीज़ों को उसने अंदर अपने ले लिया। अब अंदर आने के बाद अमीबा के फूड मटेरियल ये आ गया, डाइजेशन होगा, सारी चीज़ें मान लो प्रोसेस डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब इसमें कुछ अगर वेस्टेज है तो उसको क्या करेगा, वापस वैसे ही इसको बॉडी से रिमूव भी कर देगा। कैसे, ये देखिए, अब यहाँ से अब कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं, डाइजेस्ट होने के बाद कुछ फालतू चीज़ें बची हैं जिनको बॉडी से हटाना है, वापस ये यहाँ से हटना शुरू करेगा। ठीक है, धीरे धीरे अपने आप को वापस हटाएगा और हटाएगा इस तरीके से, फिर अपने आप को और हटाएगा ऐसा। ठीक है, और ये देखिए ये सेल से धीरे धीरे ये अलग हो जाएगा इधर, और ये चीज़ें बॉडी से बाहर हो गई। ठीक है, तो चीज़ों को अंदर लेना ये कहलाएगा एंडोसाइटोसिस, उसको बाहर निकालना ये कहलाएगा एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। अंदर लिया ये एंडोसाइटोसिस हुआ, लिक्विड लेगा तो ये, सॉलिड लेगा तो ये। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब बाहर निकालना। तो अब हम अगर बात करें इंसानों की एग्जाम्पल है ना, कि फेगोसाइटोसिस हमारी बॉडी में कौन कौन करता है, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, जैसे कि हमारा WBC सेल है। ठीक है, WBC सेल जो होता है अमीबा में आपने देखा ही है ना, हमारी WBC जो होते हैं वो भी फेगोसाइटोसिस, यानी कि वो जाकर के बिल्कुल ऐसा ही ये काम करते हैं ना। वो क्या करते हैं, वो फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, यानी कि सॉलिड जर्म्स आते हैं, हमारे WBC को मारना है जर्म्स को, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे जर्म्स के पास पहुंचेगा और जर्म्स को अपने अंदर लेकर के उसको किल कर देता है। ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस वाला प्रोसेस अमीबा में भी हुआ और हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में जो WBC है जो कि हमारा सोल्जर है ना, सोल्जर ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी को बचाता है। आजकल खूब बातें हो रही है इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब क्या, इम्यूनिटी मतलब हमारा WBC स्ट्रांग है, हमारा WBC पहचानता है कि ये जो आ रहा है जो फॉरेन पार्टिकल्स है इसको किल करना है, और इसको कैसे किल करना है, क्या हमारे पास वो हथियार हैं मारने के लिए, अगर हथियार हैं तो किस तरीके से उसको मारा जाए। और उसमें भी सारे WBC में फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता है, कुछ ही WBC होते हैं जो फेगोसाइटोसिस का रोल अदा करते हैं और वो जा करके जर्म्स को किल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक डन हो गया। अब बच्चों इसमें आपके दिया हुआ है द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो मैंने बच्चों पीछे भी आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये छोड़वा दिया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी अभी हम छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक वीडियो ऐसा होगा मेरा जिसमें मैं आपको तीनों माइक्रोस्कोप पढ़ाऊंगी। और अब हमारा बच्चा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आपको बता दूं, इसमें बीच में एक सेल वॉल भी दे रखा है आपके पेज नंबर 88 पर। तो सेल वॉल भी अभी मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पहले भी हम कुछ और देखेंगे और उसके बाद हमारा सीधे उसके बाद चालू होंगे, मतलब सेल वॉल होगा, फिर उसके बाद हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे अब सारे सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चों कल का जो मेरा टॉपिक होगा वो हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे, टू डिमोन्स्ट्रेट दैट प्लाज्मोलाइसिस अकर ओनली इन द लिविंग सेल। प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस आपने पढ़ रखा है, तो फटाफट पहले इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं कि आप एक प्रैक्टिकल करके बताइए कि क्या प्लाज्मोलाइसिस, कह रहा है प्लाज्मोलाइसिस केवल लिविंग सेल में ही होता है या नॉन लिविंग सेल में भी प्लाज्मोलाइसिस हो सकता है, ये हमको प्रैक्टिकल करके बताना है। तो कल हम इसी के बारे में देख लेंगे बच्चों, क्योंकि आपने प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी पढ़ने के बाद अब उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे सेल वॉल पर। उसके बाद हम सेल वॉल पढ़ेंगे और सेल वॉल से स्टार्ट होकर के सेल वॉल, न्यूक्लियस, ये चीज़ें, क्रोमोसोम, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।